सभी को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका कुमारी फर्स्ट टाइम नेट क्वालिफ़ाई हूँ और मैं साक्षी मैम की यह अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब की क्लासेस को हमेशा देखती हूँ और इससे प्रभावित और बहुत ही अत्यधिक लाभान्वित होती हूँ। साक्षी मैम का जो तरीका है पढ़ाने का वो बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि यूनिक तरीका है। उनका जैसा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि जैसे बोलते हैं कि दवा कड़वा होता है लेकिन वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, वैसे ही साक्षी मैम का पढ़ाने का तरीका है। वो कठिन टॉपिक पढ़ाती हैं, कठिन टॉपिक नहीं मतलब कि कठिन लगता है लेकिन वो हमारे भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद होता है। तो साक्षी मैम किसी भी तथ्य के जड़ से शुरुआत करती हैं और फिर उसके फल फूल तक हमें पहुंचाती हैं। तो ये उनका जो तरीका है वो मुझे बहुत ही पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहती हूँ और हमेशा चलना चाहती हूँ और हमेशा चलूँगी। तो अ, और मैंने उनसे ही पढ़कर फर्स्ट टाइम नेट क्वालिफ़ाई किया है, जो मैं कभी सोची नहीं थी। तो साक्षी मैम के साथ रहकर, जुड़कर मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और उम्मीद है कि आप सभी की दुआओं से और आगे तक जाऊँगी। मैं बस एक छोटी-सी कोशिश करना चाहती हूँ और आप सभी के समक्ष रीतिकाल का टॉपिक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल का जो काल विभाजन है वो 1700 संवत से 1900 संवत तक सर्वसम्मति से माना जाता है। और रीतिकाल का काल विभाजन नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं, जिसमें पहला नाम आता है रमाशंकर शुक्ल रसाल, जिन्होंने रीतिकाल को कला काल कहना अधिक उपयुक्त समझा है, और विश्वनाथ प्रसाद जो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं, ग्रियर्सन और शुक्ल जो रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम देते हैं और सर्वसम्मति से रीतिकाल ही माना जाता है। परंतु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के तथ्य को लेकर शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में यह बताया है कि इस दृष्टि से अगर रीतिकाल को कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। तो अब हम आते हैं कि रीतिकाल के प्रथम आचार्य। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल का प्रथम आचार्य मानते हैं कृपाराम को, और रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रथम आचार्य मानते हैं चिंतामणि को, और नगेंद्र रीतिकाल का प्रथम आचार्य मानते हैं केशवदास को। परंतु सर्वसम्मति से रीतिकाल का प्रथम आचार्य केशवदास को माना जाता है। अब हम आते हैं रीतिकाल के विभाजन पे। तो रीतिकाल को प्रमुखतः तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध, तीसरा रीति मुक्त। रीतिबद्ध के अंतर्गत जो आचार्य आते हैं उन्होंने सिर्फ लक्षण ग्रंथों की रचना की है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है जिसमें रस निरूपण, अलंकार निरूपण, सर्वांग निरूपण, ये सभी तत्वों को लेकर रचनाएं की जाती हैं। और उस समय जो रीतिकाल के आचार्य, रीतिबद्ध में जो आचार्य आते हैं वे सभी उस समय के राजाओं के दरबार में रहकर रचनाएं कर रहे थे। जिस प्रकार से उन्होंने राजाओं को शिक्षा देने की दृष्टि से ही रचनाएं की थी। और दूसरे में आते हैं हमारे और रीतिबद्ध के अंदर हमारे जो आचार्य आते हैं वे हैं चिंतामणि, केशव, भूषण, मतीराम आदि आचार्य।
और दूसरे भाग में आते हैं हमारे रीति सिद्ध। रीति सिद्ध वे आचार्य हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों से सामग्री लेकर लक्ष्य ग्रंथ लिखे। लक्ष्य ग्रंथ मीन्स कि वहाँ से जो रीतिबद्ध से जो सामग्री ली उन्होंने, वो रीति सिद्ध में सिर्फ उसके उदाहरण प्रस्तुत किए। और इसमें आते हैं हमारे बिहारी, रसनिधि और सेनापति। और तीसरे में आते हैं हमारे रीतिमुक्त। रीतिमुक्त में जो आचार्यों ने रचना की है वे जैसा कि रीतिकाल नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि रीतिमुक्त में जो आचार्यों ने रचना की वे किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधे हुए नहीं थे। वे अपने मन मुताबिक स्वतंत्र रचना करने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें हमारे आते हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि आचार्य। तो उम्मीद है आप सबको मेरा छोटा सा टॉपिक और मेरी छोटी सी कोशिश थोड़ी बहुत पसंद आई हो या ना आई हो, वो आप सभी बता सकते हैं अपने अपने मतों के अनुसार। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं साक्षी मैम को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने मंच पर हमें बोलने का मौका दिया और कुछ नया सीखने का, करने का एक मार्ग